नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। मेरे साथ शार्क जर्नलिस्ट फोरम के अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध सर हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सर ये बताइए, सबसे पहले आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप सभी जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो पूरे भारत के लोग जो इस भारत न्यूज़ को देख रहे हैं उनको इस चैनल की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अच्छा काम कर रहा है सबसे पहले तो, और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले दीपक को कि वो यात्रा कर रहे हैं इन दिनों। और मैं शार्क जर्नलिस्ट फोरम का अध्यक्ष हो सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो पत्रकारिता है वो दीपक जी कर रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। वो आज बहुत दूर से चलकर मेरे पास आए, तो बहुत स्वागत है मेरी ओर से भी आपका। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर से मिलना तो रहता ही है, पर आज सर से हम एक प्रोफेशनली मिलने आए हुए हैं। तो सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपको दर्शकों, आप सभी को पता है कि आज की जो स्थिति क्या रह गई है, कहे तो कि लोकतंत्र की भूमिका या लोकतंत्र में एक चौथे पिलर का काम करने वाली पत्रकारिता, वो पत्रकारिता कहीं ना कहीं ध्वस्त होने के कगार पे है और कहीं ना कहीं वो डगमगा रही है। तो सर से आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर में जो आज के भारत में पत्रकारों की क्या भूमिका रह गई है सर। देखिए, पत्रकार जो है वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहे, और उनकी भूमिका कई दफ़े विलन की भी भूमिका रहती है और कभी कभी नायक की भी भूमिका रहती है। पर हम चूंकि खुद एक पत्रकार जाति से है तो हम पत्रकारों को नायक के रूप में ही देखते हैं। लेकिन इन दिनों जो है स्थिति कुछ जैसा कि आप कह रहे हैं कि डगमगाई हुई है, तो ये डगमगाना जो है स्वाभाविक सी बात है। जैसे पैसा देख करके मन में लालच आ जाता है गरीबों के, उसी तरीके से आजकल पत्रकारों के मन में भी जो है पैसा देख करके लालच आने लगा है। और इसको हम इजारेदार शब्द या घराना शब्द से जोड़ करके देखते हैं। ये घराने वाली जो मीडिया हो गई है, जो अडानी अंबानी वाली जो मीडिया हो गई है, इसने जो है पत्रकारिता में जो निष्पक्ष भाव था उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ दिया है। और आज आप देखेंगे कि आपको खबरों में आम आदमी अनुपस्थित मिलता है। खबरों में आम साधारण इंसान की समस्या जो है वो नगण्य रूप से दिखाई पड़ती है। ये जो पूरा मोमेंटम है उसको रील के माध्यम से जरूर आप देख पाते हैं। रोचक खबरों में उसको डाल दिया गया आम आदमी की समस्या को। वो अगर पानी में बह रहा है तो उसकी घटना पर रील बनती है, खबर नहीं बनती। तो ये जो रील की परंपरा है, रील की दुनिया, जो इसने जो है मुख्य धारा की खबरों को रील में करना। जैसा कि सर अभी आज के युग में कहे तो हम जेन जी बोल सकते हैं। तो आज हमने देखा है आज के टाइम में डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे देश में। पर पहले एक युग ऐसा था जहाँ पे प्रिंट मीडिया होता था। तो आखिर में लोग देख के सही मानते हैं या पढ़ के सही मानते हैं? देखिए, जो देखी हुई चीज होती है आंखों से वो सत्य होती है, और जो रिकॉर्डेड चीज होती है उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। लेकिन टेलीविजन ने लोगों के बीच में जो विश्वसनीयता पैदा की थी, और प्रिंट मीडिया ने जो है उससे पहले जो विश्वास लोगों के बनाया था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। क्योंकि आप देखिए, जनसत्ता अखबार को उठा करके देखिए, पहले उसमें बहुत कम ऐड आता था, आम आदमी की समस्याएं, उनसे जुड़ी खबरें होती थी। लेकिन अब उसमें आप देखेंगे कि 4-4 पेज के ऐड आ रहे हैं भारत सरकार के। तो जब हम ऐड के दबाव में आएंगे तो हम आम आदमी से दूर जाएंगे, हम आम आदमी की समस्या वाला पेज ही खत्म कर देंगे। राष्ट्रीय सहारा ने पिछले दिनों जो है आप देखिए कि हस्तक्षेप एक पेज आता था शनिवार को, वो खत्म कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले 3-4 दिनों से सैलरी को लेकर के राष्ट्रीय सहारा के जो पत्रकार हैं वो लॉक करके बैठे थे। 2-3 दिन अखबार नहीं निकला, इसकी नौबत ये आ गई कि वहाँ के कर्मचारी जो हैं और कई दिनों से अपने ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ सैलरी की समस्या उत्पन्न होगी। अब ऐसे में प्रिंट मीडिया कितना कारगर रह जाएगा। आप देखिए, आज रील की वजह से जो स्पैन टाइम है हमारा,
8 सेकंड से ज़्यादा आप किसी भी जगह पर टिक करके नहीं रह सकते। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या हुआ है कि लोगों की जो क्षमता है पढ़ने की वो कम हो गई, और जो हमारी मेमोरी है वो लॉस हो रही है। तो इससे दोनों तरह का नुकसान हो रहा है। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब हम पढ़ते थे तो वो चीज़ हमारे को ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती थी, लेकिन अब ये जो टाइम चल रहा है, जो डिजिटल मीडिया है, वो सिर्फ खबरें लाता है। आप एक खबर लाएंगे, थोड़ी देर बाद दूसरा कोई चैनल आपके जैसा फिर कोई खबर ले आएगा, फिर तीसरी खबर लाएगा, दब जाएगी। लेकिन अखबार दिन भर आपके सामने मौजूद रहता है, उस पर खबर अगले दिन ही चढ़ेगी। इस स्थिति में अखबार ज़्यादा प्रभावी होता इन डिजिटल मीडिया युग में अगर अखबार को प्रसारित किया जाता तो। सर जैसे आज का जो मीडिया है उस पे सरकार का कितना कंट्रोल है, और कुछ देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कई चैनल इस्टेब्लिश कर लिए हैं, या जो पुराने चैनल हैं उनको भी उन्होंने अपने अधिकृत में कर लिया है। तो इसके लिए ये लोकतंत्र के लिए क्या सर खतरा है ये? हमने तो शुरू में कहा था कि जो अखबार इजारेदार तो वो विज्ञापन के दबाव में चलेंगे। आप हाय तौबा मचाएंगे विज्ञापन के लिए, और अगर किसी ने आपको विज्ञापन दे दिया है 10 लाख का, 15 लाख का, तो आप जो आपकी स्टोरी लाइन है, जो हेडलाइन है, जो इंट्रो लाइन है, वो तो आप उसके अनुकूल बनाएंगे। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, जो पूरा दबाव है विज्ञापन का, पैसों का, पूंजी का, घरानों का, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसमें सरकार भी भूमिका निभाती है। सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो अपने ऐड देते हैं अखबारों को, और जब वो ऐड देते हैं तो वो अपने अनुकूल खबर लिखवाते हैं। रेलवे इतनी तो सर कहीं ना कहीं जो समाज का जो वर्ग है पीछे छूट रहा है। समाज का वर्ग तो हमेशा से छूटा है, और सर अभी भी कहे तो कई चीज़ों से वो छूट रहा है। चाहे उनके पास वो रोजगार की जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो रही, गरीबी की बातें होनी चाहिए कि इसको किस तरीके से हम इस कगार पे लाएं कि लोगों की जो आय है वो बढ़ सके। सरकार इस पे नहीं विचार करी, वो अपने ऐड और कहे तो प्रचार मंत्री कहे जाने वाले आज के जो सत्ता के जो लोग पत्रकार हैं वो ज़्यादातर प्रवक्ता में तब्दील होते जा रहे हैं। पत्रकार हैं वो, अखबारों के जो पत्रकार हैं वो एक प्रोजेक्टेड स्टोरी लिखते हैं सरकार की तरफ से। अभी मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्रालय जब भी कार्यक्रम करता है तो मोदी जी के साथ जो है पूरा 50-60 लोगों की एक फौज जो है पत्रकारों की जाती है। उन पत्रकारों का खर्चा आएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि देखिए कि आजकल घटनाओं को कैसे पेश किया जाता है, उन्हें फैक्ट के रूप में नहीं बल्कि तथ्य के रूप में ना करके रोचक खबरों की तरह पेश किया जाता है। किसी का कोई मर्डर कर दे रहा है, किसी का कोई जो है मार भी दे रहा है, कोई औरत पुरुष को मार दे रही है, पुरुष जो है औरत को मार दे रहा है, तो उस खबर को चटकारा बना करके लाया जा रहा है। बल्कि वो खबर होनी चाहिए थी, संवेदनशील खबर है, उस पर समाज की जो प्रतिक्रिया है कैसी होनी चाहिए थी, ये अखबार तय कर सकता था, मीडिया तय कर सकते थे। लेकिन उन्होंने तो चटकारा लेने के छोड़ दिया कि एक पति ने पत्नी को मारा और लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। ऐसी इस प्रकार से खबरें प्रोजेक्टेड हो रही है। महिलाओं को लेकर के जो हम बार बार बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतना बड़ा हो गया कि दूसरा कोई नारा ही नहीं बन पा रहा आपसे। लेकिन बेटियां पढ़ रही हैं क्या, बच रही हैं उन नारों से? तो ये सिर्फ नारेबाजी वाली जो पत्रकारिता है और हंगामे वाली जो पत्रकारिता है, इससे देश को, दुनिया को और लोकतंत्र और समाज सबको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलेगा कौन? इसको बदलेगा पत्रकार। इसको बदलेगा कौन? इंट्रो लाइन जो खबर है। इसको बदलने के लिए सरकार से पहले मीडिया को दबाव मुक्त होना पड़ेगा। सरकार के विज्ञापनों के लिए जो है, ठीक है, विज्ञापन के लिए, पूंजी के लिए हमें ज़रूरी है चीज़ें करने की, पूंजी चाहिए हमें अखबार चलाने के लिए, लेकिन इसके लिए जो कागज़ जो मिलता है, जो सरकारी से रिबेट में मिलता है, ये भी उन्हीं को मिलता है जो अखबार सरकार के पक्ष में अपनी बात रखते हैं। तो ये रिबेट पॉलिसी, ये विज्ञापन पॉलिसी में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक अखबारों को निष्पक्ष आप नहीं बना सकते। सर आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, पर 2014 से पहले की जो पत्रकारिता थी, जैसे आपने बताया कि स्क्रीन टाइम, जो लोग हैं वो अपना स्क्रीन टाइम नहीं दे पा रहे, जिससे कि कहीं ना कहीं उनसे चीज़ें छूट रही है, उनको भूलने की आदत हो रही है। तो एक ऐसी रिपोर्ट के मुताबिक सर, जब से अब जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद से, तो 2016 से लेके 2021 तक
अब तक ऐसे 455 पत्रकारों की हत्या हो गई है। और इसके बारे में सर जो हत्या जो भी हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल मीडिया पे नहीं दिखाई जा रही है, और जो पत्रकार किसी कारणवश मर रहे हैं या उनको सरकार जेल में डाल दे रही है। तो इस विषय पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश की समस्या नहीं है केवल, ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है। और बहुत सारे पत्रकारों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ। जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, वो कोई स्टोरी कवर करते हैं तो उन पर दबाव होता है कि जब वो लैंड माफिया के खिलाफ या खनन माफिया के खिलाफ कुछ स्टोरी करते हैं तो उनको ना दिखाएं। ऐसे दूरदर्शन के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे पत्रकारों से बात करते हैं तो वो इन चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। इसी तरह की समस्या अभी देखिए कि पिछले दिनों एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, शायद रवि शुक्ला नाम था उनका, राजीव प्रताप, तो उन्होंने जब पत्रकार होने के नाते और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला तो उनको 2 दिन बाद उनकी लाश मिली। इस तरीके की चीजें कब होती हैं? जब स्थानीय जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं करती, जब पुलिस का तंत्र भी जो है पत्रकारों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो आप देखेंगे आज जो है पुलिस जो है वो माफियाओं के साथ मिली हुई है। पहले पत्रकारों को सुरक्षा मिलती थी। हम पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की मांग जो है पिछले 2019 से पहले से कर रहे हैं। 2019 से पहले मतलब यही बात हो गई सर, जब जैसा कि रिकॉर्ड मैंने बताया 2016 इसके आसपास से ही मतलब मांगे शुरू हो गई। हमने पीटीआई, यूएनआई सबको इस बारे में चिट्ठी भी दी थी। हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था इसको लेकर के, और हमने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को लेकर के न केवल जंतर मंतर पे बल्कि हमने देश भर में जब 4-6 जगह जब हमने ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, एक मैं संगठन जिसका अध्यक्ष हूँ मैं, सार्क जर्नलिस्ट फोरम, इसमें 7 देश के पत्रकार, 7 देशों के, तो मुख्य रूप से इसमें नेपाल, बांग्लादेश और तमाम लोग जो है आते हैं। और वो आते हैं तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। हम बैड न्यूज, गुड न्यूज, अच्छी खबरें, बुरी खबरों का जो हम आकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छी खबरें गायब हो रही, अच्छी खबरें गायब, भड़काऊ खबरें आ रही, और उसका निशाना कौन बन रहा है? आम साधारण पत्रकार बन रहा है कि पत्रकार यही लिखते हैं। मगर ये धारणा पब्लिक को भी बदलनी होगी कि पत्रकार जो है अपनी बात लिख करके, अगर आप अच्छी स्टोरी लिखते हैं और भेजते हैं तो हो सकता है कि स्टोरी बदल दी जाएगी। पत्रकारों पे सर दबाव है सत्ता का। बिल्कुल होता है, हर युग में रहा है, हर युग में रहा है। खुद अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं और पढ़े हैं चीजों को तो आप देखिए राज दरबारी सर कवि वहां भी थे। हाँ। तो दरबारी कवियों को क्या था, इसी तरीके से आश्रयदाता शब्द का इस्तेमाल होता था। अच्छी कविता लिखिए, अच्छे पैसे लीजिए। तो ये सर युगीन परंपरा चलती रही, ये युगीन परंपरा चलती रही है। और भी चीजें हैं जिसमें देखिए कि आप आज की बात नहीं कीजिए, हमारा ऑल इंडिया रेडियो बहुत छोटा सा है। 1945 में जब युद्ध हो रहा था जापान और जर्मनी के खिलाफ, ऑल इंडिया रेडियो पर जो है सरकार अपने हिसाब से खबरें प्रसारित करवा रही थी, भारतीयों के मन में घृणा पैदा करवा रही थी। सर ये आपने युद्ध की बात करी, युद्ध की बात से याद आया, जैसा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें भी कई हमारे जो बड़े बड़े न्यूज़ के जो एंकर हैं उन्होंने बोला कि अब पीएको को हमने अपने अधिकृत ले लिया है, अब ऐसा कर दिया है, इतने लोग मारे गए। कहीं ना कहीं उसमें जब बातें निकल के आई तो उसमें कुछ बातों का कोई तथ्य ही नहीं रहा था। लोगों ने ऐसा बाद में देखा तो आपको बहुत शुरू में कह दिया कि अब तथ्य वाली नहीं, बस वो रोचक खबरों की तरफ रोचक, बिल्कुल चटकारे के साथ चटकारे खबरें सर अब जितनी भी मीडिया है वो वही दिखा कान जो है चटक सके लोगों के और दिमाग में कोई चीज ना बचे। आप गोविंदा की फिल्में देखते थे एंटरटेनमेंट के लिए, कहते थे पहले कि गोविंदा की फिल्में देखनी हो तो आप दिमाग घर पे छोड़ के आइए। तो आज की पत्रकारिता जो ये चैनल वाले कर रहे हैं लोग, इनके खबरों को देखना हो तो दिमाग आप एक तरफ रख दीजिए और उसको मनोरंजक रूप में समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये आलोचना ठीक नहीं होगी क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, तो इसमें हम सब समाहित हो जाएंगे। लेकिन जो हुआ उस दौरान उसकी बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जो सारी चीजें हुई उसमें किसी ने कराची जीत लिया, किसी ने लाहौर जीत लिया, किसी ने कुछ जीत लिया, और जो मूल खबर है
वो कहीं और जाती रही। सर एक चीज और है, आप साथ ही साथ एक बहुत बड़े सार्क जर्नलिस्ट अध्यक्ष के फोरम के अध्यक्ष हैं आप। और कहीं ना कहीं जो हमारा जो समाज है, पहले समाज अपने मनोरंजन के लिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो उपन्यासों का सहारा लेते थे, ताकि उपन्यास क्या है, एक समाज का आईना दिखाने का काम करती है। अब कुछ पीढ़ी या कुछ लोग इस उपन्यास से दूर हो गए हैं कि समाज का आईना ही नहीं देखना चाहते, मतलब उपन्यास को पढ़ना ही नहीं चाहते। रीडर कम हो गए हैं हमारे देश में। मैंने पहले भी कहा आपको कि जब से ये डिजिटल दौर आया है तब से लोगों ने क्लास में पढ़ना तक छोड़ दिया है। अब हम चूंकि पढ़ाते भी हैं तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं, अगर पूछिए कि आपके पास किताब है तो कहते हैं नहीं हमारे पास पीडीएफ है। पीडीएफ है। अब ये जो पीडीएफ शब्द है ये आप एक तरीके से पॉपुलर टर्म बन गया है पढ़ाई के संदर्भ में। और पीडीएफ जो है वो पुराना दर्पण हो जा रहा है। पुराना दर्पण मतलब धुंधला। मैं पीडीएफ का फुल फॉर्म नहीं दे रहा, मगर उसमें से दो शब्द लिए, पुराना दर्पण यानी नया दर्पण जो बन सकती थी, जिसकी बात आप कर रहे हैं साहित्य में, ओवरऑल लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। लिटरेचर हमेशा सोसाइटी को मार्गदर्शक के रूप में आगे लेकर के बढ़ता रहा, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है उसमें पीडीएफ ने पूरी तरीके से धुंधला, दूसरा शब्द है पीडीएफ के लिए, पूरी तरीके से धुंधला। और ये पूरी तरीके से धुंधला जो बन गया है फॉर्म, पूरी तरीके से धुंधला फॉर्म पीडीएफ है सर। इसने लोगों को एक चीज और है, जैसे कि जितने भी उपन्यास अभी तक के लिखे गए हैं, हमने भी पढ़े हैं 2-4 उपन्यास, और आप तो पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते भी रहते हैं। तो उस टाइम के जिन लेखकों ने उस उपन्यास को लिखा, उनकी इतनी दूरदर्शिता रही होगी कि वो कहीं ना कहीं आज के समाज को भी कनेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। हम देखते हैं कि भारत को अगर समझना हो तो दो महत्वपूर्ण उपन्यास जो आपको पढ़ने चाहिए, मैला आंचल और दूसरा जो है राग दरबारी। ये दर्शकों आप सभी के लिए है, जैसा कि सर ने बताया और सुझाव भी किया है। एक तो मैला आंचल और राग दरबारी। सर इसमें ये कोई इम्पोर्टेंट तथ्य हो जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हो? हाँ, इनमें है। देखिए, एक तो देखिए जो मैला आंचल है वो भारत स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद किस तरीके से राजनीतिक मोह भंग हुआ, अगर आप इसको समझना चाहते हैं। एक कार्यकर्ता कैसे ठगा महसूस किया गया, जो कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ करके देश बुनने और बनाने के सपने देख रहा था, वो कैसे ठगा गया, अगर इसको समझना हो और पूरी जो वैचारिक क्रांति है उसको समझना हो तो आप मैला आंचल को पढ़िए। और अगर आज़ादी के बाद के भ्रष्टाचार को समझना हो और आज़ादी के बाद के जो अफसरशाही भ्रष्टाचार को समझना हो तो आईएएस अधिकारी रहे श्रीलाल शुक्ल खुद, और उन्होंने खुद राग दरबारी उपन्यास लिखा, तो उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मंदिर, कॉलेज, समाज, गुंडों और मवालियों का गठजोड़ रहा। आज भी देखिए गवर्निंग बॉडी दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी अभी तक नहीं बनी 12 कॉलेज में। ये भी एक बड़ी समस्या है शिक्षकों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय। इसी तरीके का कुछ हाल था कि टीचर जो जरा सा भी अभिव्यक्ति में मुखर था उसको बाहर निकाल फेंकती थी गवर्निंग बॉडी। अभी भी सर ऐसा हुआ है, एक लक्ष्मण यादव नाम के एक प्रोफेसर रहे हैं। देखिए, लक्ष्मण जी को बाहर निकाला जाना एक दूसरा मसला नहीं है, वो भी एक जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि लक्ष्मण जी भी जो है हमारे साथ ही रहे हैं। हम लोग एक साथ हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और लक्ष्मण जी को भी वैचारिक रूप से ही एक तरीके से टारगेट किया गया। और वो वैचारिक की टारगेट जो है वो सिर्फ व्यक्ति को हटाना नहीं होता कि वैचारिक ताकत की वजह से और वैचारिक शक्ति की वजह से उनको दूर किया गया है, बल्कि जो सरकारी तंत्र है वो अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता है। सरकारी तंत्र है वो अपने खिलाफ किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं होने देना चाहता, इसलिए लक्ष्मण यादव को बाहर किया। सर ऐसा क्यों होता है कि स्कूल के शिक्षकों पे इतना ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती? हम देखते हैं, और ये बिल्कुल एक परंपरा भी चली आ रही कि जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ के शिक्षकों को टारगेट किया जाता है। क्या वो अपने छात्रों को कुछ ऐसी विचारधारा में कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, या सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अगर शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है महाविद्यालयों में? देखिए, जो स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो आमतौर पर आपको उस समय मिलते हैं जब आपकी बुद्धि का विकास हो रहा होता है।
आपके चेतना का विकास हो रहा होता है। लेकिन हम जब एक स्कूल छोड़ करके कॉलेज में आते हैं तो हम मानते हैं कि आपकी चेतना का विकास हो चुका है, इसलिए हम आपको ड्रेस पहनने की सबसे पहले आज़ादी देते हैं कि आप जैसे कपड़े चाहते पहनिए, जितने बजे कॉलेज आना चाहते हैं आइए, हम इस टाइम टेबल में नहीं मानते। तो ये चेतना का जो विकास है हम ये मान करके चलते हैं, और ये नींव होती है कॉलेज की पढ़ाई। इसमें क्या होता है कि शिक्षक कोई किसी को भड़काते नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये शब्द ही गलत है कि शिक्षक किसी को भड़का रहा है। हो सकता है वो अपने दृष्टि से एक बात सोचे, क्योंकि ये देखिए दो लोग में दोनों लोग कभी गलत नहीं होते, सिर्फ क्या होते कि उस तत्काल समय में एक बात से सहमत नहीं होते। लेकिन जब तत्काल उस बात से सहमत नहीं होते हैं, असहमति होती है, तो क्या होता है कि आप असहमत हो जाइए, लेकिन जब आप उसको बदला लेने के रिवेंज के रूप में लेने लग जाते हैं तो आप समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है। तो ये रिवेंज का जो सिस्टम है विचार की वजह से, उन्होंने कहा कि देश आजाद है, हमने कहा जी देश आजाद नहीं है। उन्होंने कहा जी कि मीडिया आजाद है, हमने कहा जी मीडिया कहाँ आजाद है। हमने कहा कि यहाँ से डेली बस चलती है, आपने कहा जी नहीं चलती है। तो ये जो चलती है ये बात आपको भी पता है, नहीं चलती है ये भी बात आपको पता है, लेकिन ये सहमत असहमत होने की बात है। तो ये सहमति असहमति ही हम कॉलेज में सिखाते हैं। हम किसी को किसी के खिलाफ खड़े होने या सरकार के खिलाफ की नहीं, सरकार की आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे एक शिक्षक के तौर पर अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी आलोचना होनी चाहिए, एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति निभाता नहीं हूँ तो मेरी आलोचना होनी चाहिए, एक परिवार के मुखिया के तौर पर अगर मैं अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता हूँ ढंग से तो मेरी आलोचना होनी चाहिए। इस आलोचना का मतलब मुझे समझना होगा कि ये मेरी आलोचना क्यों हो रही है, क्या मैं अपनी जिम्मेवारियों को निभा पा रहा हूँ या नहीं निभा पा रहा हूँ। अगर नहीं निभा पा रहा हूँ तो आलोचना जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं आलोचना होनी चाहिए जब कोई अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे सरकार हो, चाहे परिवार का मुखिया हो। अब एक अंतिम सवाल है सर कि अभी तक के कुछ ऐसी गुत्थियां हैं, 10 से 9 पत्रकार ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो अभी तक असुलझी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार मुझे नहीं लग रहा है कि उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास कर रही है या न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। अभी राजीव प्रताप जी के साथ हुआ, वो कुछ दिन न्यूज़ में रहा, लोगों के लिए खबर बनी, उसके बाद फिर दोबारा वो दफन होके रह गई। सरकार ने बिल्कुल इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और बस वो मुंह बंद करके उस पे बैठ गई। देखिए इस मामले में मैं एक ही बात कहूँगा कि जो पत्रकार है, कई दफे पत्रकारों को भी एक चीज़ समझने की जरूरत है। हम पत्रकारिता के जरिए एक बड़ा सा मोमेंटम बनाना चाहते हैं, एक बड़ा कैनवस तैयार करना चाहते हैं विरोध का, लेकिन कई दफे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ प्रॉब में लग जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम पुलिस नहीं, हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं, हमें तथ्य इकट्ठे करने हैं, हमें पत्रकारिता के नॉर्म्स के भीतर रह करके इकट्ठे करने हैं, हमें किसी व्यक्ति से उलझना नहीं। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि पत्रकार उलझना शुरू कर देते हैं। मैं उनको समर्थन में हूँ कि उन पत्रकारों की हत्या, उनके खिलाफ जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पत्रकार को पुलिस नहीं बनना, पत्रकार को डेमोक्रेसी का हथियार बनना है, और पत्रकार को ये समझना होगा कि हमें लड़ना नहीं है किसी के साथ। हम कोई फिल्मी दुनिया के स्क्रीन पर आने वाले नायक नहीं है जो हम एक लात मारेंगे और पूरी व्यवस्था को ठीक कर देंगे, एक लात मारेंगे और पूरी जो दीवार है भ्रष्टाचार की उठाया जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आप देखिए कि सिनेमा के पास वो ताकत है, सिनेमा पोएटिक जस्टिस करता है, पत्रकार को पोएटिक जस्टिस नहीं करना, पत्रकार को समस्या को सामने लाना है। पोएटिक जस्टिस एक शब्द है, उसमें क्या होता है कि सिनेमा को लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि 3 घंटे के भीतर वो सारे काम करके दिखा देता है जो 30 साल से सरकार में बैठे मुख्यमंत्री नहीं कर पाते, 30 साल से बैठे हुए लोग जो हैं अपने भारत देश में नहीं कर पाए, उन सबको वो घंटे भर में, आजकल सर ऐसी फिल्में भी नहीं आ रही हैं। देखिए कुछ फिल्में आई हैं, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हालांकि वो उनका प्रचार नहीं हुआ है। नहीं, बहुत सारी फिल्में आई जिन्होंने यथार्थ का आईना, जैसे अब नायक तो एक फिल्म है, लेकिन नायक भी मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ड्रीम जैसा लगता है। उसी में आप हल्ला बोले फिल्म देखिए, युवा देखिए, ये सब राजनीतिक यथार्थ
आरक्षण, राजनीति, इनमें से कुछ कुछ अंश है। गंगा जल को भी आप उसमें ले सकते हैं। जो फिल्में आई जिन्होंने समाज ये इससे पहले कि अभी इस बीच में कोई फिल्म आई हो, अभी जो सत्ता है, सत्ता का जो रूप है, इस बीच में कोई ऐसी फिल्म आई हो जो हम सभी देख सकें और समाज उससे कुछ सीख सके? देखो, मैं वैसे तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक घरेलू फिल्म मैंने देखी है पिछले दिनों, मिसेज। हम्म। उसे देखना चाहिए, हर पुरुष को देखना चाहिए और हर स्त्री को भी देखना चाहिए। सर कोई ऐसी 3 फिल्म बता दीजिए हमारे दर्शकों को जिससे वो समाज की सच्चाई को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों को लोग पूरे तरीके से नहीं देख पाते या पत्रकारों के विचारों को नहीं समझ पाते, पर जैसा आपने बताया कि हम किसी फिल्म को 2.5 घंटे 3 घंटे तक टाइम दे देते हैं, तो ऐसी कौन सी वो फिल्म हो सकती है जिन्हें समाज देख के समाज के चरित्र को या पूरे समाज का आईना उसके सामने आ जाए? ऐसी कोई अगर पत्रकारिता से संबंधित फिल्म देख लिए तो द न्यू दिल्ली टाइम्स जरूर देखिए। शशि कपूर की एक अच्छी फिल्म है। किस प्रकार से पत्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से जो पत्रकार जो है ट्रैप में आता है, जाल में फंसता है ओनर के, पॉलिटिशियन के, उसको देखिए नई दिल्ली टाइम्स को। और बहुत अच्छी फिल्म है। और उस फिल्म को देखने के बाद आपको आज की जो मीडिया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पे आ जाएगी। तो वो फिल्म जरूर देखें। मिसेज मैं इसलिए देखने को कह रहा हूँ कि जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है वो दिन भर महिलाओं को मशीन की तरह खटाता रहता है। वो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता है। उस फिल्म में पूरी देखिए कि फिल्म 2-2.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन उसमें 1.5 घंटे किचन का सीन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एक महिला है जो दिन भर सिर्फ खाना बना रही है, मशीन की तरह वो लगी हुई है। तो एक तो वो फिल्म देखिए। और अगर कोई अच्छी फिल्म देखने की बात करते हैं तो एक फिल्म और है जो थोड़ी पुरानी है, मैं आज़ाद हूँ, देखिए। उसमें भी प्रेस, पुलिस, राजनेता और जनता के बीच में क्या संबंध है और किस प्रकार से एक व्यक्ति जो पत्रकार नहीं होता है लेकिन धीरे 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 वो पत्रकारिता जगत के लिए इम्पोर्टेंट बनता चला जाता है। एक साधारण व्यक्ति एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बनता है और कैसे उसमें प्रेस जो है अपनी भूमिका निभाता है। तो उस फिल्म में मैं आज़ाद हूँ फिल्म को देखनी चाहिए। अंतिम में सर कोई आपकी कोई विचार हो, पत्रकारों को इसी तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए कि ताकि वो एक अपनी सुरक्षा भी कर सकें और साथ ही साथ जो लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है उसके लिए भी वो मजबूती से अपनी भूमिका को निभा सके? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात है निर्भीकता। आपको निर्भीक रहने की जरूरत है। दूसरी बात कि स्टोरी को जो है आप ढूंढें, लोग क्या कर रहे हैं, सूंघने वाली पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, जहां घटना घट गई वहां तक तो जा ही नहीं रहे। इस बात को लेकर के हमने जो हमारे जो सम्मेलन होते हैं उनमें हमने बात की कि आज का पत्रकार क्या कर रहा है, सूचना के बारे में प्राइमरी सोर्स तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो सेकेंडरी सोर्स से, थर्ड सोर्स से वो अपनी न्यूज कलेक्ट कर रहा है। आज एजेंसीज खुल गई है जो खबरें बेच रहे हैं। बात समझ गया? इससे क्या हुआ, पत्रकार जो पहले एक झोला लेके, कलम लेके और जाता था, लोगों से मिलता था, बैठता था, तो पत्रकारों का एक संबंध जो है समाज से बनता था। वैसे पत्रकार आजकल नहीं दिख रहे हैं। जो सर आपने बताया कि झोला ले लिया, एक हाथ में पेन और एक डायरी लेके, कलम लेके दिखते थे, वैसे पत्रकार आज के युग में नहीं दिख रहे हैं। अब आपको एंकर कहाँ दिख रहे हैं? एंकर भी अब एंकर कम है और हीरो ज्यादा है। उनके बाल सेट हैं, उनके चश्मे लगे हुए हैं। और आप देखिए कि एंकर अब आपको बॉलीवुड का एक्टर लगता है और जो फीमेल एंकर्स हैं वो आपको अभिनेत्रियों की तरह सजी धजी आती हैं, एक अच्छे से कैनवस टीवी पे दिखाई पड़ती हैं। वो ग्लैमर की दुनिया को न्यूज से जोड़ करके जब चलाएंगे पत्रकारिता को तो नहीं चलेगा। पत्रकार जितना साधारण होगा, पत्रकार जितना संवेदनशील होगा, पत्रकार जितना संप्रेषणीय होगा, पत्रकार जितने बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आगे होगा, तभी पत्रकारिता आगे बढ़ेगी। बीबीसी के संवाददाताओं को देखिए आप, बहुत दबे लहजे में, बहुत शांत लहजे में वो पत्रकारिता करते हैं। ऐसे लगता है कि कोई मेरे घर के बगल का व्यक्ति बोल रहा हो और मैं उसे शांतिपूर्वक सुन रहा हूँ। इस जो हबदब वाली पत्रकारिता है, जिसको एक हाफ डाफ शब्द कह लीजिए, और एकदम से सनसनीखेज पत्रकारिता है,
इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा, तभी कोई भी। सर नेशनल मीडिया में कोई ऐसे पत्रकार या एंकर जिन्हें आप कहेंगे कि ये बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर अपनी पत्रकारिता को कर रहे हैं अभी नेशनल मीडिया में सर? देखिए, मुझे तो ऐसे पत्रकार नजर नहीं। नहीं आ रहे सर, ये बिल्कुल सर ने जो बात कही है ऑन कैमरा कही है कि मैंने भी सर से सवाल पूछा कि अभी नेशनल मीडिया पे भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।